11th क्लास अकाउंटेंसी में एक नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि चैप्टर बहुत आसान है। ये बहुत ध्यान से यदि आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत सिंपल है, बहुत डिटेल में मैं इसको आपको समझाऊंगा। परंतु यदि आप थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता क्योंकि वो बेसिक चीज़ें जो इसकी होती हैं उसको नहीं समझते हैं और फिर सीधा ही फार्मूले रटने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि आप फार्मूले को रटें, हम चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ को समझें और समझ करके जो है पॉइंट्स को आप लोग करें। तो हम सीधा पढ़ने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। तो देखें, सबसे पहले मीनिंग यदि इसका पूछा जाता है तो इसमें आप ये लिखेंगे कि एक बैंक व्यापारी जो है, हम जब बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो एक व्यापारी बैंक में अपना अकाउंट खोलता है। व्यापारी के द्वारा हम लोगों ने बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ा है कि बैंक बहुत प्रकार के अकाउंट जो है बैंक में खोले जा सकते हैं। तो व्यापारी के द्वारा जो बैंक में अकाउंट खोला जाता है वो होता है हमारा करंट अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं चालू खाता। तो बैंक में चालू खाता व्यापारी के द्वारा खोला जाता है और जब वो अकाउंट खोलता है बैंक में तो बैंक के द्वारा उसको 2-3 जो है डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जिनमें एक चीज़ होती है पासबुक, दूसरी होती है चेक बुक, तीसरी पे इन स्लिप बुक भी दी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम जो मेन पढ़ेंगे वो है चेक बुक और पासबुक के बारे में। अब देखो, चेक के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, एक लाइन में समझ लेते हैं चेक क्या होता है। हमारे को चेक मतलब एक छोटी सी स्लिप होती है, बहुत सारी ऐसी स्लिप, एक छोटी सी स्लिप को जोड़कर एक बुक बनाई होती है। तो एक कागज़ होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, मतलब अगर आपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं, किसी को देने हैं, ठीक है, किसी को पैसे देने हैं, आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, कोई आ गया भाई मुझे पैसे दो, तो हमने क्या किया, उस जो चेक जो बैंक के द्वारा प्रिंटेड होता है उसके ऊपर हम लिखते हैं भाई इस आदमी को आप मेरे खाते में से इतने पैसे निकाल करके दे दो। उसके नीचे फिर हम अपने साइन कर देते हैं। फिर वो उस कागज़ को लेके बैंक में जाएगा, बैंक वाला देखेगा कि भाई मैंने आदेश दिया है कि मेरे अकाउंट में से पैसे इसको दे दिए जाएँ, तो वो हमारे अकाउंट में से पैसे निकालेगा और उसको दे देगा। तो ये पेमेंट करने का एक तरीका होता है चेक बुक। और ध्यान से अब देखें पासबुक क्या चीज़ होती है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंक में बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके अकाउंट खोले होते हैं। हमारा पूरा गांव है जिसमें मान लो 5,000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 5,000 लोगों के सभी आदमियों के अकाउंट अगर बैंक में खुले हुए हैं तो बैंक क्या करेगा, अब सभी आदमियों के हिसाब किताब एक ही कागज़ पे तो लिखा नहीं जा सकता। तो बैंक ने क्या किया, एक एक आदमी का एक एक कागज़ लगा लिया। तो जब मैंने पैसे जमा करवाए तो मेरे वाले कागज़ पे उसने लिख लिया, मैंने पैसे निकलवाए तो मेरे वाले कागज़ पे नोट कर लिया। तो जो मेरा कागज़ उसने लगाया उसको बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। तो अब बैंक ने क्या किया, एक बहुत बड़ी किताब लगा ली जिसमें बहुत सारे पेज हैं और उन हर एक पेज जो है वो एक एक अकाउंट है, एक एक आदमी का हिसाब किताब है, मतलब एक एक अकाउंट, एक एक पेज एक एक अकाउंट है। अभी आप इतना ही समझेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने एक अकाउंट खोल लिया। अब हर बारी जब मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मैं जानना चाहता हूँ भाई मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, तो हर बारी यदि मैं बैंक में जाता हूँ मुझे बताओ मेरे कितने पैसे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक को हर एक आदमी का पेज खोल खोल के निकाल निकाल के बताना। तो बैंक क्या करता है कि उसके पास जो किताब है जिसको हम बोलते हैं लेजर, जिसमें हर व्यक्ति का खाता खोला हुआ है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, जैसे ही मेरा भी अकाउंट अगर खोला है बैंक ने, तो मेरे पेज की वो क्या करेगा, जो भी मेरे पेज पे एंट्रियाँ हुई हैं, ठीक है, वो सारी एंट्रियों को एक छोटी सी कॉपी में लिख करके मुझे दे देगा कि भाई आपका हिसाब किताब ये है। दूसरा आदमी है उसको भी एक छोटी सी कॉपी में दे देगा, भी आपका हिसाब किताब ये है, इतनी तारीख को पैसा जमा करवाया, इतना निकलवाया, इतना पैसा बचा हुआ है। तो जब एक मेरे लेजर का जो पेज है उसको एक छोटी सी कॉपी में लिख करके मुझे वो दे देता है कि भाई आपका हिसाब किताब ये देख लो, तो वो जो कॉपी होती है जो वो मुझे देता है उसको हम बोलते हैं पासबुक। मतलब बैंक इसमें एंट्रियां करके हमारे को देता है कि बैंक के हिसाब से क्या कितना पैसा कब कब निकाला, कब कब जमा कराया वगैरह, ठीक है। तो समझ आ गया, इसको हम बोलते हैं पासबुक। जो जिसमें बैंक लिख के देता है उसको हम पासबुक बोलते हैं। कैश बुक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, पीछे वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो कैश बुक जो है वो व्यापारी बनाता है, बहुत ध्यान से समझना है। कैश बुक जो है व्यापारी अपनी बुक्स में बनाता है और पासबुक बनाता है बैंक, ठीक है। तो पासबुक बैंक बनाता है, बैंक बनाकर हमारे को दे देता है कि भाई आपका हिसाब किताब इतना है। तो कैश बुक हो गई जो व्यापारी बनाएगा, और पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी, कैश बुक व्यापारी बनाता है और पासबुक बैंक बनाता है। तो अब दोनों का आखिर में भाई आज की तारीख में मेरी कैश बुक के अनुसार बैंक में कितना पैसा है उसको बैंक का बैलेंस बोलेंगे। तो मेरी कैश बुक का बैलेंस जो है और पासबुक का बैलेंस जो है वो हमेशा ही मिलना चाहिए,
ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बैंक में 100 रुपया जमा करवाया तो बैंक की पासबुक में भी 100 रुपया जमा होना चाहिए। मैंने अगर 500 रुपया निकाला तो बैंक से भी 500 रुपया निकलना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। पर कई बार जो होता है हमारा बैलेंस नहीं मिलता, कोई गलती हो जाती है, उसके कारण बैंक का बैलेंस नहीं मिला। चाहे मेरी किताबों में गलती होगी, चाहे बैंक की किताबों में गलती होगी। तो उस गलती का पता लगाने के लिए या दोनों किताबों के बैलेंसेस को आपस में मिलाने के लिए या पैसों को आपस में मिलाने के लिए जो एक स्टेटमेंट या लिस्ट बनाई जाती है उसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण बोलते हैं। ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में BRS बोलेंगे आगे। ठीक है, शॉर्ट में। तो इसका मतलब बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन पाटिल के अनुसार है, बैंक समाधान विवरण वह विवरण है, विवरण का मतलब डिटेल हम बनाते हैं, अकाउंट नहीं होता ये विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेष का मतलब क्या हुआ, बैलेंस, कि पासबुक के अनुसार हमारा आज कितना बैलेंस है, को रोकड़ बही के बैंक शेष, रोकड़ बही क्या होगी, कैश बुक का बैलेंस कितना है और पासबुक का बैलेंस कितना है, इसको आपस में मिलाने के लिए तैयार किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। सो अकॉर्डिंग टू द पाटिल, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंट नहीं है, ये कागज़ पे एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग। इट्स अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल होता है मिलाना, रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है, बैंक बैलेंस शोन बाय द पासबुक एंड बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, कि कैश बुक के अनुसार जो बैलेंस है और पासबुक के अनुसार जो बैलेंस है, उन दोनों में अगर कुछ डिफरेंस है तो उसको मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है दैट इज़ नोन एज BRS। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हिसाब से भी एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे, अन्यथा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तो ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर साइड में। तो पहला है, रोकड़ बही और पासबुक अथवा बैंक विवरण के शेषों के अंतर के कारण, कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। भाई कहने का मतलब ये हुआ कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो अलग है, पासबुक का बैलेंस जो है अलग है, तो दोनों में अंतर किन कारणों से हो सकता है। वैसे तो बराबर ही होनी चाहिए, अगर मैं 100 रुपया जमा कर रहा हूँ बैंक में 100 रुपया जमा होना चाहिए, मैं 50 रुपये निकलवा रहा हूँ तो बैंक से 50 रुपये कम होने चाहिए। ठीक है, पर अंतर भी आता है, क्यों आता है, तो पहला पॉइंट है, देखो मीनिंग समझो ध्यान से। पहला है, निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। चेक्स इशूड, निर्गमित चेक, निर्गमित मतलब चेक इशू करना, हमने चेक इशू किया। अब चेक इशू करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि कोई व्यापारी है दूसरे शहर का जहाँ से मैं सामान लेके आया था, ठीक है, वो मेरे पास आया, बोलता है पैसे दे दो, मैंने उसके पैसे देने थे, तो मैंने बोला भाई मेरे पास कैश तो है नहीं, तो अभी ऐसा करो ये चेक ले लो, बैंक से जाके निकलवा लो। तो मैंने क्या किया, चेक इशू कर दिया, चेक काट के दे दिया उसको। ठीक है, मैंने चेक काट के दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, पर वो व्यक्ति उस चेक को लेके बैंक के पास गया नहीं, प्रस्तुत नहीं हुए बैंक में वो चेक। ठीक है, मतलब पैसे लेने के लिए वो बैंक में गया नहीं। अब देखो आगे मैंने एरो मार्क बनाया है पेंसिल से, तो क्या लिखा है, दो बनाई है, एक लिखा है CB कैश बुक, दूसरा आगे उसके सामने है पासबुक। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही मैंने चेक उसको काट के दे दिया 2000 रुपये का कि भाई 2000 रुपये मेरे खाते में से ले लो, ठीक है, मुझे मालूम चला कि अब वो मैंने चेक दिया, मतलब वो जाके मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा। तो जैसे ही मैंने चेक दिया, मैंने क्या किया, अपनी कैश बुक में से 2000 रुपये घटा दिए कि भाई अब 2000 रुपये तो वो निकाल लेगा, तो मेरे पास पैसा कम रह गया। ठीक है, तो मैंने अपनी कैश बुक जो थी, क्योंकि हमने क्या बताया, व्यापारी कौन सी बुक बनाता है, कैश बुक, बैंक कौन सी बनाता है, पासबुक, तो मैंने अपनी कैश बुक में से 2000 रुपये कम कर दिए कि भाई वो पैसा निकाल लेगा। परंतु क्या बोला उसने, नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, पर वो बैंक में अभी गया ही नहीं, आज की तारीख में वो बैंक में नहीं गया, पर मेरी कैश बुक बोल रही है 2000 कम हो गए, जब वो बैंक में गया नहीं तो इसका मतलब पासबुक में अभी 2000 रुपये पड़े हुए हैं, अंतर आ गया ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, बोलता चेक बैंक में वसूली के लिए भेजे परंतु वसूल नहीं हुए, चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, वसूली के लिए भेजे, पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, देखो कहीं से हमारे को चेक मिला, मैंने किसी आदमी से पैसे लेने थे, उसने मुझे चेक दे दिया, तो मैंने क्या किया, वो चेक बैंक में दे दिया कि भाई ये चेक का पैसा उसके खाते में से पैसा निकालो और मेरे अकाउंट में डाल दो। तो जैसे ही मैंने चेक बैंक में दिया तो मैंने ये सोचा कि बैंक अब क्या करेगा, उसके अकाउंट में से पैसे निकालेगा और मेरे अकाउंट में डाल देगा। तो अगर वो बैंक में उसके अकाउंट में से पैसे निकाल के मेरे अकाउंट में डाल देगा तो मैं भी लिख लेता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो देखो एरो मार्क बना के मैंने क्या समझाया है, कैश बुक में 2000 प्लस लिखा है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में 2000 रुपये
प्लस हो गए, मतलब 2,000 रुपये का चेक था, मैंने सोचा भाई 2,000 रुपये मेरे खाते में आ जाएंगे, तो मैं कैश बुक में मैंने जोड़ लिए, 2,000 आ गए। पर पासबुक में देखो क्रॉस लगाया है, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई, बैंक ने नहीं लिखे, ठीक है। तो वो बैंक ने अभी तक पैसे उसके इकट्ठे करके मेरे अकाउंट में डाले नहीं। तो क्या हुआ, दोनों में अंतर आ गया ना, कैश बुक में बता रहा है 2,000 ज़्यादा है, उधर पासबुक में नहीं है। ऐसे ही पिछले जो था कि निर्गमित चेक जो थे उसमें क्या हुआ था, मैंने 2,000 देखो कैश बुक में से माइनस किए 2,000 रुपये, तो पासबुक में से माइनस नहीं हुए, अंतर हो गया ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। बोलता है चेक बैंक में वसूली के लिए भेजे, परंतु बैंक ने उन्हें अप्रतिष्ठित कर दिया। चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। देखो एरो मार्क नीचे को है, यहाँ पर कैश बुक और पासबुक सीबी और पीबी लिखा है ना, इसको मतलब समझो। बोलता है चेक बैंक में वसूली के लिए भेजे, भाई कहीं से चेक हमको मिला और मैंने बैंक को दे दिया, भाई ये लो चेक और मेरे खाते में जमा कर दो। पर बोलता है बैंक ने उन्हें अप्रतिष्ठित कर दिया। चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। जब मैंने एक चेक बैंक में भेजा कि भाई इसका पैसा मेरे खाते में डाल दो, तो मैंने सोचा बैंक डाल देगा, तो देखो कैश बुक में प्लस 2,000 लिखा है, इसका मतलब है मैंने तो अपनी कैश बुक में लिख दिया कि 2,000 रुपये मेरे खाते में जमा हो गए। पर बोलता है कि बैंक ने उसे अप्रतिष्ठित कर दिया, डिसऑनर कर दिया, बैंक ने मना कर दिया कि इस चेक का पैसा हम नहीं दे सकते, ठीक है। बैंक ने मना कर दिया, इसका मतलब पासबुक में पैसे जमा नहीं हुए, मैंने तो अपनी कैश बुक में लिख दिए, तो कैश बुक और पासबुक में अंतर आ गया ना। अगला देखो चौथा पॉइंट है, बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। चौथा पॉइंट, इसका मतलब है कि जब हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो सभी जानते हैं कि बैंक वाले हमारे को इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, ठीक है। तो बैंक वालों ने क्या किया, भाई हमारे को ब्याज दिया। जब बैंक हमें ब्याज देता है तो हमें आके पैसे नहीं देता, वो बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट में जो पैसे थे, मान लो 1,000 रुपया था, 100 रुपया मुझे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो बैंक क्या करेगा, मेरे खाते में लिखेगा 1,000 पहले था, 100 रुपया इंटरेस्ट का हो गया, अब आपके अकाउंट में हो गए 1,100 रुपया, ठीक है। तो बैंक हमें नकद नहीं देता बल्कि हमारे अकाउंट में पैसे डाल देता है, जोड़ देता है। तो बैंक ने क्या किया, हमारे को ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। तो बैंक जब इंटरेस्ट देगा तो बैंक के पास कौन सी किताब होती है, पासबुक होती है ना। देखो एरो मार्क बना के मैंने पासबुक के नीचे लिखा है ना प्लस 200। तो बैंक ने मेरी पासबुक में 200 रुपये जमा कर दिए। पर बैंक जब ब्याज देता है तो उसका हमें नहीं पता लगा कि बैंक ने भी ब्याज दिया कि नहीं दिया, वो तो हम जब बैंक जाएंगे तब हमारे को पता लगेगा। तो मेरी कैश बुक बता रही है कि ब्याज का पैसा भी नहीं आया, मुझे पता नहीं है, और पासबुक में तो 200 रुपया आ गया, तो दोनों में अंतर आ गया ना। अगला देखो पाँचवा पॉइंट है बैंक द्वारा बैंक व्यय व कमीशन लेना। बैंक चार्जेस एंड द कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, तो जब वो बैंक इतने सारे काम करता है तो उसके बदले में बैंक थोड़े से पैसे हमसे ले लेता है। पैसे जब बैंक हमसे लेता है काम करने के बदले में, तो कैश नहीं लेता, बोलता है ऐसे नहीं बोलता कि पैसे दो मुझे, वो हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेता है। तो बैंक ने कमीशन लिया। अब देखो इसके आगे रिमार्क बना के, कैश बुक और पासबुक में देखो 200 रुपये माइनस हुए ना, ठीक है। इसका मतलब बैंक ने मेरे खाते में से 200 रुपये काट लिए, पर बैंक ने पैसे काटे हैं, इसका मुझे अभी पता नहीं है कि उसने काटे कि नहीं काटे, तो मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं की। तो कैश बुक में तो पैसे थे पर बैंक ने पासबुक में से 200 रुपये घटा लिए, तो दोनों में अंतर आ गया। अगला देखो छठा पॉइंट है, बैंक द्वारा विनियोगों पर ब्याज व लाभांश प्राप्त करना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहीं पर किसी कंपनी में, किसी बैंक और बैंक में, या किसी आदमी को हमने उधार दिया हुआ था, वहाँ से हमारे को ब्याज मिल गया और लाभांश भी मिल गया। लाभांश क्या होता है, जो हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसके ऊपर जो हमें लाभ मिलता है उसको लाभांश बोलते हैं। तो मेरे को किसी कंपनी से इंटरेस्ट मिलना था, किसी कंपनी से लाभांश मिलना था, मैंने बैंक को बोला भाई जाओ वहाँ पर और मेरे वहाँ से पैसा लो मेरे हिस्से का और मेरे बैंक के अकाउंट में जमा कर दो। तो देखो इसके आगे एरो मार्क बना के हमने क्या किया हुआ है, अपने ध्यान से इसको एक एक करके नोट कर लेना है, नहीं तो पास में लिखा है इसलिए कन्फ्यूजन होने का डर होगा। पॉइंट नंबर 6 हम कर रहे हैं। तो बोलता है बैंक द्वारा विनियोग, में थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है। बोलता है बैंक ने क्या किया, जो पैसा हमने जमा किया था उसके ऊपर ब्याज जाके लिया। तो बैंक ने जब ब्याज लिया तो क्या हुआ, बैंक ने ब्याज लिया और मेरे खाते में जमा कर दिया। मेरे खाते में जमा कर दिया तो बैंक के पास कौन सी किताब है, पासबुक में 200 रुपया देखो प्लस कर दिया। मुझे पता नहीं कि बैंक ने भी जमा किया, तो कैश बुक में ये प्लस नहीं हुआ, दोनों में फ़र्क आ गया। 7 पॉइंट हमारा है, अगला देखें, बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। देखो कई बार क्या होता है, जैसे हमने इंश्योरेंस ली हुई है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने देना है, बैंक को बोल देते हैं भाई मेरे खाते में से पैसे काटो और बैंक का इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दो। दुकान का किराया हमने देना है, तो हम लोगों ने बैंक को बोला हुआ है कि भाई हर महीने पैसे मेरे अकाउंट में से निकाला करो और दुकान का किराया दे दिया करो। तो ऐसे कुछ स्टैंडिंग
पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, हम लोगों ने पहले बोला होता है ये कर देना, तो बैंक सीधा ही जैसे ही पहली तारीख आएगी ये सारे पैसे निकालेगा और दे देगा। तो बैंक ने क्या किया देखो, इसके आगे एरो मार्क देखें, पासबुक में से 200 रुपये उसने माइनस कर दिए, मेरे खाते में से पैसे निकाले और पैसे दे दिए। तो पासबुक में से 200 रुपये घट गए, पर मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए कैश बुक में से नहीं घटे, दोनों में अंतर आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, बैंक में सीधी जमा कराई गई रकमें डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय ए कस्टमर। इसका मतलब समझो, बैंक में सीधा जमा कराने का क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट पेमेंट का क्या मतलब हुआ। मान लो एक ग्राहक मेरी दुकान पे आया, 5,000 रुपये का उसने सामान खरीदा और जब पैसे देने की बारी आई बोलता है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आगे मैं जा रहा हूँ बैंक और बैंक से मैं पैसे निकलवाऊँगा या किसी आदमी से मैंने पैसे लेने, उससे पैसे लेता हूँ और आपके जाके अकाउंट में जमा करवा देता हूँ, ठीक है। तो उसने ये बोला कि मैं जाके आपके अकाउंट में पैसा जमा करवा दूंगा। अभी उसने बोला है कि मैं जमा करवा दूंगा, हमें पक्का नहीं है कि उसने जमा करवाए भी या नहीं करवाए, हमें जानकारी नहीं, पर वो वास्तव में आदमी गया और जाके उसने बैंक में जमा करवा दिए। तो देखें एरो मार्क बनाया है मैंने, तो वहाँ पर क्या लिखा, पासबुक में 5,000 रुपये प्लस लिखे। इसका मतलब वो आदमी वास्तव में गया और जाके मेरे बैंक में उसने 5,000 रुपये जमा कर दिए। तो जब उसने बैंक में जमा किए तो बैंक ने पासबुक में भी 5,000 रुपये जमा कर दिए, पर मुझे अभी विश्वास नहीं है कि पता नहीं उसने जमा किए कि नहीं किए, तो मैं कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं कर रहा। तो कैश बुक में 0 है और पासबुक में 5,000 रुपये प्लस है। अगली एंट्री देखते हैं, बैंक द्वारा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज लेना, इंटरेस्ट ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अधिविकर्ष के बारे में। हमारे को अगर कई बार पैसे की आवश्यकता होती है, हमारे पास बैंक में कम पैसा जमा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा निकालने की परमिशन दे। तो एक प्रकार से ये थोड़े टाइम के लिए उधार होता है। तो बैंक ने क्या किया, हमारे को थोड़े टाइम के लिए उधार दे दिया। तो उधार जब दिया उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी लेगा, तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट हमसे लिया। एरो मार्क देखें, इसके आगे हमने लिखा है पासबुक में 200 रुपये माइनस। तो बैंक ने जब इंटरेस्ट लिया तो उसने मेरी पासबुक में पैसे निकाल लिए, मुझे भी जानकारी नहीं है पैसे निकाले कि नहीं निकाले, इसी मैंने कैश बुक में से माइनस नहीं किया, ठीक है। तो इसकी जो है पासबुक में से माइनस हो गया और कैश बुक में से नहीं हुआ। 10th पॉइंट पर आते हैं, बोलता है बैंक द्वारा पासबुक में की गई अशुद्ध प्रविष्टि, एनी रॉन्ग एंट्री मेड बाय द बैंक इन द पासबुक। देखो बोलता है कि पासबुक में गलत एंट्री कर दी। हम लोगों ने पढ़ा कि पासबुक कौन बनाता है, बैंक। तो बैंक जब पासबुक बना रहा है तो उसमें गलती भी तो उससे हो सकती है। तो पासबुक की जैसे हम बनाते हैं ना, कैश बुक बनाई, ये जितने भी अकाउंट हम बनाते हैं, हर एक अकाउंट की 2 साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड या बाईं तरफ कौन सी होती है, डेबिट। अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा है लेजर का, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लेजर की वीडियोज़ देख लें, वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि हर एक अकाउंट की जो बाईं तरफ होती है, लेफ़्ट साइड होती है, वो डेबिट साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है दाईं तरफ होती है, राइट हैंड साइड होती है। तो डेबिट साइड पर कोई गलत एंट्री कर दी है या क्रेडिट साइड पर 2 एंट्री कर दी है, 10th पॉइंट हमारा जो है उसमें ये हमको दिया गया, ठीक है। तो अभी इसको समझने से पहले एक देखो नीचे रेड कलर से लाइन लगा के खाना बनाया है ना, उसके अंदर मैंने बनाया, उसको पहले समझ लो, आप याद कर लो। ये याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो, जो रेड ब्लॉक में दिया हुआ है मैंने। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है CB कैश बुक और दूसरी तरफ है पासबुक। इसमें 2 साइड बनाई हैं, डेबिट DR क्रेडिट, पासबुक की डेबिट और क्रेडिट। इसके नीचे क्या लिखा है देखो, कैश बुक में डेबिट के नीचे लिखा प्लस, हमारा डेबिट साइड प्लस होती है और कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन सी होती है, माइनस होती है। ऐसे ही पासबुक की डेबिट साइड कौन सी है, माइनस, और क्रेडिट साइड कौन सी है, प्लस, ठीक है। तो मतलब ये समझो कि कैश बुक की उल्टी जो है वो पासबुक होती है, क्योंकि कैश बुक की डेबिट साइड प्लस है तो पासबुक की क्रेडिट साइड प्लस है, कैश बुक की क्रेडिट साइड माइनस है तो पासबुक की डेबिट साइड माइनस। अब ये उल्टी क्यों होती है ये समझो। वैसे तो हमने पहले पढ़ा ना कि अगर मैंने 100 रुपये जमा किए तो बैंक में 100 रुपये जमा हो गए, ठीक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये दोनों उल्टी होती हैं। कैश बुक के बारे में पूरी ये चैप्टर हम लोगों ने किया है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कैश बुक की 2 साइड होती हैं, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। डेबिट साइड होती है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड होती है पेमेंट। रिसिप्ट साइड का मतलब जो पैसा हमने प्राप्त किया, तो जो पैसा हमने प्राप्त किया वो हमारे पास आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कैश बुक में जो पैसा आ गया, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड, वो प्लस हो गया, तो इसी कैश बुक की डेबिट साइड क्या होगी, प्लस। क्रेडिट साइड कैश बुक की कौन सी होती है, पेमेंट साइड। जब हमने पैसा दिया वो पेमेंट साइड है, पैसा दिया मतलब वो पैसा हमारी तरफ से चला गया, माइनस हो गया, ठीक है। इसी क्रेडिट कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन सी होगी, माइनस होगी। आ गया समझ। अब देखो पासबुक के बारे में, देखो एक छोटी सी बात है, हम बैंक में पैसे जमा करवाने गए 5,000 रुपया, ठीक है। हमने अपनी जेब में से पैसा निकाला तो बैंक में पैसा जमा हुआ, समझ आ गया। हमने अपनी जेब में से निकाला तो हमारी तरफ से माइनस हो गया
और पास बैंक में जमा हो गया तो बैंक में प्लस हो गया। मतलब अगर हम अपनी जेब में से निकालेंगे तो उनकी जेब में जाएगा। दूसरी तरफ समझें कि अगर हम बैंक में से पैसा निकालते हैं तो क्या होता है, बैंक में से पैसा निकला, इसका मतलब बैंक में से माइनस हो गया। ठीक है, बैंक में से निकल गया तो बैंक में से माइनस हुआ और हमारी जेब में आ गया, क्योंकि हमने पैसा निकाला तो बैंक से निकलेगा तभी तो हमारे पास आएगा। तो बैंक में माइनस हो गया, बैंक में से निकल गया और हमारी जेब में आ गया तो हमारी जेब में प्लस हो गया। इसका मतलब हम जो काम करते हैं और बैंक का जो काम होता है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। कैश बुक और पासबुक दोनों जो उल्टी होती हैं। तो ऐसे आप लोगों ने इसको याद करना है। कैश बुक में रिसिप्ट है तो डेबिट साइड प्लस, और कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट है तो माइनस है, और उसका उल्टा जो है पासबुक है। ये याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब देखते हैं 10th पॉइंट हम कर रहे थे जिसमें हमने बोला पासबुक में, फर्स्ट पॉइंट 10th का ए पार्ट, पासबुक में डेबिट साइड पर अशुद्ध प्रविष्टि, रॉन्ग एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। पासबुक में डेबिट साइड पर गलती हो गई, पासबुक में गलती हो गई तो हम पासबुक में ही गलती लिखेंगे। अब देखो कैश बुक में कुछ नहीं हुआ ना, एरो मार्क के आगे देखो, पासबुक में गलती होगी, कौन सी साइड पर गलती होगी, डेबिट साइड पर गलती होगी। ठीक है, अगर पासबुक की डेबिट साइड पे गलती हो गई तो अभी मैंने ब्लॉक में क्या बताया आपको, पासबुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, माइनस। तो यहाँ पर गलती होगी मतलब -500 हमने लिख दिया गलती से। कैश बुक में गलती नहीं हुई है तो दोनों में अंतर आ गया। अगला क्या है, बी पार्ट, पासबुक की क्रेडिट साइड पर गलती होगी, रॉन्ग एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक। अब देखो जो नीचे ब्लॉक बनाया इसमें पासबुक की क्रेडिट साइड कौन सी बताई, प्लस। इसका मतलब देखो मैंने भी बनाया है पासबुक में +500 लिखा है कि पासबुक में गलती से 500 हमने लिख दिया। ठीक है, कैश बुक में नहीं लिखा, तो यहाँ पर दोनों का बैलेंस फ़र्क आ गया। अब देखते हैं 11th पॉइंट। 11th पॉइंट हमारा क्या है, 11th पॉइंट हमारा है व्यापारियों द्वारा रोकड़ बही में त्रुटि करना। ठीक है, तो इसको मेरा ख्याल है वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं।